क्रिया शारीर पार्ट 2 के अंतर्गत पेपर 2 में मल यह टॉपिक देख रहे थे। मल के अंतर्गत हमने प्रीवियस लेक्चर में पुरुष जो अन्नमल के अंतर्गत आता है उसको समाप्त किया था। उसके इम्पोर्टेंट श्लोक्स भी कौन से होते हैं हमने ये देखा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा अन्नमल यानी मूत्र, उसके बारे में हम विस्तृत वर्णन देखते हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले मूत्र की व्युत्पत्ति। मूत्र की व्युत्पत्ति जो मिलती है वो हमें वाचस्पत्यम में प्राप्त हुई है। तो उसमें कहा है मूत्र अच प्रस्त्राव उपश्चात क्षरित जले अमर। इसके अंतर्गत का जो अमर वर्ड है वो अमर कोश के द्वारा लिया गया है, इस प्रकार से प्रतीत होता है। बाकी इसमें कहा गया है कि मूत्र वह होता है जो जिसका स्त्राव होता है। क्षरित जल, किसी प्रकार के घड़े से अगर रिस रिस करके पानी अगर झरता है या किसी चीज का जो स्त्रवन होता है उस प्रकार से मूत्र की उत्पत्ति होती है। और उसी प्रकार से मूत्र इस शब्द को बना, ऐसा कहने की यहाँ कोशिश की गई है। इस चीज को जब हम मूत्र की उत्पत्ति यह टॉपिक देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि इस प्रकार का वर्णन इसकी व्युत्पत्ति में हमें क्यों मिला है। पॉइंट नंबर 2, मूत्र की निवृत्ति। श्लोक अष्टांग हृदय शारीर स्थान 3/61। अष्टांग हृदय शारीर स्थान के तीसरे अध्याय का 61वां श्लोक। तत्र अच्छम किट्टम अन्नस्य मूत्रम विद्यात्। आगे कहा है कि शक्रुत, तो शक्रुत हमने इसलिए नहीं लिया है, हमने विद्यात् तक ही लिया है क्योंकि उसका अर्थ होता है कि मल का बनना। विद्यात् तक का अर्थ इस प्रकार से होता है कि किट्ट भाग का जो अच्छ का मतलब होता है जो स्वच्छ तरल अर्थात द्रव भाग होता है वो मूत्र रूप धारण करता है। ओके, और शकरत का मतलब जो बचा हुआ भाग है वो मल में परिवर्तित होता है, इसीलिए वो वर्ड हमने नहीं लिया था। तो इस प्रकार से मूत्र की निवृत्ति बतलाई गई है कि पक्वाशय के अंतर्गत किट्ट का विभाजन होता है। ओके, तो किट्ट के अंतर्गत जो स्वच्छ भाग रहता है या फिर तरल भाग रहता है, लिक्विड भाग रहता है, उस लिक्विड पोर्शन को अलग कर दिया जाता है और वही लिक्विड पोर्शन वो मूत्र के रूप को धारण करता है। यानी उसके अंतर्गत का जो सॉलिड पोर्शन होता है जिससे फेसेस बनती है और लिक्विड पोर्शन होता है जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ऐसा निवृत्ति में कहा गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, मूत्र के पर्याय। सबसे पहला पर्याय बतलाया गया है बस्ती मल। बस्ती में मूत्र का संग्रहण होता है और उसी से उसका विसर्जन होता है। बस्ती से प्राप्त होने वाला, मल रूप में प्राप्त होने वाला, इसीलिए बस्ती मल। उसके बाद मेह, मेह का अर्थ भी मूत्र ही होता है। हम व्याधि के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, मधुमेह के ऊपर से इसके देखेंगे तो हमें ये वर्ड याद रखे, यानी में आसानी होगी। प्रमेह जो मूत्र रोग जिसे कहते हैं उसके अंतर्गत जो वातज प्रमेह होता है उसके 4 प्रकारों में से जो चौथा प्रकार होता है ओजोमेह, जिसको मधुमेह कहते हैं, मॉडर्न में जिसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो मधु का अर्थ होता है मधुर, जिस व्याधि में मूत्र मधुर हो जाता है। मधुमेह, मेह का मतलब मूत्र, जिस व्याधि में मधुमेह यानी मूत्र मधुर रस का हो जाता है उसको मधुमेह कहते हैं। तो मेह का अर्थ ही भी मूत्र ही होता है। उसके बाद आया है नुजल, उसके बाद स्त्राव तथा प्रस्ताव। तो स्त्राव तथा प्रस्ताव का अर्थ होता है जिसका स्त्रवन होता है वह।
ये उसके पर्याय है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, मूत्र वह स्रोतस। मूत्र व स्रोतस में मूत्र का उत्पत्ति स्थान, संचय स्थान, निष्क्रमण स्थान का समावेश होता है। तो जो स्रोतस का वर्णन किया गया है, स्रोतस के चरक तथा शुश्रुत संहिता के अनुसार तो हम श्लोक दिखेंगे ही, लेकिन इसके स्रोतस में उसका उत्पत्ति स्थान, उसका संचय स्थान तथा निष्क्रमण स्थान, इन तीनों का समावेश होता है। ओके, वो किस प्रकार से वो देखते हैं। मूत्र की उत्पत्ति स्थान का जो श्लोक है वो हम देखेंगे शुश्रुत शारीर स्थान 4/16, शुश्रुत शारीर स्थान के 4थे अध्याय का 16वां श्लोक। ये उसके स्रोतस का श्लोक नहीं है, ये उसके उत्पत्ति का श्लोक है। इस श्लोक में जो कला है, पुरुष धरा कला, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। पुरुष धरा कला में ही मूत्र का भी सेपरेशन वहां पे होता है, इसीलिए वही वर्णन जो हमने पुरुष में देखा था वही श्लोक यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं। पंचमी पुरुष धरा नाम या अंत्य कोष्टे मल विभजते पक्वाशयस्थ। पांचवी कला का नाम पुरुष धरा है, जो कोष्ठ में रहकर पक्वाशय का आश्रय करती हुई मल का विभाजन करती है। तो पांचवी कला कोष्ठधरा पुरुष धरा कला होती है, वो आश्रय क्या करती है, तो कोष्ठ के अंतर्गत जो पक्वाशय अवयव होता है उसके अंतर्गत पुरुष धरा कला आश्रय करती है और वहां पे मल का विभाजन होता है। ओके, कीट का विभाजन वहां पे होता है, जो सॉलिड रहेगा, जो द्रव भाग रहेगा वो मूत्र बनेगा, और जो स्थायी भाग रहेगा उसकी वजह से पुरुष मल की उत्पत्ति होती है। ये श्लोक हम इसके पहले देख चुके हैं, तो डिटेल में नहीं जाते हैं। इसके बाद हम सुश्रुत संहिता का ही स्रोतस का श्लोक देखेंगे 9/12, सुश्रुत शारीर स्थान 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। स्रोतस मूत्र वहे द्वे तयोर्मूलम मेंढ्र च। इस श्लोक का अर्थ होता है कि मूत्र वह स्रोत दो है, उनकी मूल बस्ती और मेंढ्र होते। अगर श्लोक को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ मेंढ्र यह वर्णन हमको दिखता है, बस्ती इस प्रकार का वर्णन हमें नहीं दिखता है। लेकिन इसी श्लोक में जो कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन में उन्होंने जो वर्णन दिया है वो वर्णन दिया है उन्होंने उसमें होने वाली विकृति का। तो उसके ऊपर से हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कहा है मूत्र वह द्वे, तो जो दो होते हैं उसमें एक होता है मेढ्र जो इसमें कहा गया है, और विकृति में उन्होंने बस्ती का उल्लेख किया है। उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि बस्ती, तो बस्ती तथा मेढ्र ये सुश्रुत शारीर स्थान के अनुसार उसके मूल स्रोतस के मूल स्थान कह सकते हैं। उसके बाद हम चरक संहिता के अनुसार वर्णन देखते हैं। चरक विमान स्थान 5/8, चरक विमान स्थान के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। मूत्र वहा नाम स्रोतसम बस्तिर मूलम वंशनोच्च। तो इन्होंने इसके जो मूल स्थान बताए हैं वो बस्ती का है, और दूसरा कहा है वंशन। वंशन कोई अवयव नहीं है, वंशन यह प्रदेश होता है, उरु संधि का जो प्रदेश होता है उसको वंशन कहा है। अब इन्होंने वंशन प्रदेश क्यों कहा, इन्होंने मेंढ्र इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो तो इसके पहले ही मूत्र के अंतर्गत आ शुक्र के अंतर्गत आ चुका है। शुक्रवार नाम स्रोतसम शेफम मूल ऋषनो मूलन शिफच, इस प्रकार का वर्णन हमने वहां पे देखा है। तो शिव का मतलब मेंढ्र ही होता है। तो वो देखते हुए और इनको कलेक्टिवली जो पक्वाशय होता है वो, उसके बाद वहां की जो कोई भी रचनाएं होती है उस रचनाओं को कलेक्टिवली कहना था, इसीलिए स्पेसिफिक किसी ऑर्गन का नाम ना लेते हुए उन्होंने सिर्फ उस प्रदेश के बारे में कहा है, वंशन प्रदेश। अब वंशन प्रदेश क्यों कहा है इसका वर्णन हम मूत्र उत्पत्ति देखेंगे तब और क्लैरिफाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्णन हमें मिलता है तो वो
सुश्रुत निदान स्थान का वर्णन है। अब यहाँ पे हम उसके मूल स्थान तो देख चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार का वर्णन है उस वर्णन के अनुसार हमें बस्ती और मिड्र इसके बारे में जो वर्णन है उसको हम डिटेल में देखते हैं, ताकि ये देखेंगे तो हमें इसका महत्व समझ में आएगा। और बस्ती के ऊपर अगर शॉर्ट नोट सही तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो बस्ती का वर्णन हमें सुश्रुत के निदान स्थान में मिलते हैं। सुश्रुत निदान स्थान 3/18, 19 और 20। सुश्रुत निदान स्थान के तीसरे अध्याय का 18वां, 19वां तथा 20वां श्लोक। नाभि पृष्ठ कटिम उष्ण गुदवंशनो शेफसाम एक द्वारस्थो त्वको मध्ये बस्तिरोधो मुखः अलावो इव रूपेण शिरा स्नायु परिग्रह बस्तिरव स्थित क्षीरश्चैव पौरुषम रुषनो गुदम एक संबंधिनो हेनो गुदस्ति विवर स्थित मूत्राशयो मलाधारः प्राणायातम उत्तम। इस श्लोक में ये कहा गया है कि नाभि पृष्ठ कटी वृषण गुद वंशन और लिंग इन के बीच में एक द्वार वाली पतली चर्म से बनी हुई नीचे को मुख हुई बस्ती होती है। पहला जो श्लोक है उसका मीनिंग ये होता है, उन्होंने बहुत ही बारीकी से जो बस्ती होती है उसके सभी तरफ की जो रिलेशन है वो बता के उसका स्थान बताने की कोशिश की है। नाभि उसके ऊर्ध्व में रहती है, पृष्ठ उसके उसके पोस्टीरियर का पार्ट हम कहेंगे। कटी जो रहती है, कटी ये उसके इंफीरियर पार्ट में रहेगी। रुशन भी उसके इंफीरियर पार्ट में आता है। गुदा स्थान भी उसके पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट में आता है। वंशन तो वही प्रदेश होता है, और लिंग वो भी उसके पोस्टीरियर पार्ट में आता है। तो बस्ती के आजू बाजू में जो भी ऑर्गन है उसके रिलेशन यहाँ पे उन्होंने कहा गया है। इसके बीच में एक द्वार वाली, क्योंकि उसको एक ही ओपनिंग है एग्जिट करने के लिए, एक द्वार वाली, और या ऐसा कह सकते हैं कि उसकी थिकनेस के लिए इन्होंने ये शब्द यूज किया है, एक द्वार वाली पतले चर्म से बनी हुई नीचे को मुख की हुई बस्ती रहती है। बस्ती स्वरूप में तुम्बी के समान होती है तथा शीरा और स्नायुओं से घिरी हुई होती है। तो उसका जो स्वरूप होता है वो तुम्बी के समान कहा गया है, और उसके आजू बाजू में शीरा तथा स्नायुओं का जाल होता है। बस्ती शिर, पुरुष ग्रंथि, रुषण और गुदा ये गुदस्थि विवर के आश्रय तथा परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। उसके बाद कहा है कि जो बस्ती होती है और बस्ती शिर होती है, उसके बाद आपको पता है कि जो रुशन ग्रंथि होती है, यानी ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कनेक्टेड टू उरेथ्रा एट द नेक रीजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वहां स्थित होती है। उसके बाद रुशन जो होता है, रुशन भी अटैच होता है पुरुष ग्रंथि को। वास डिफरेंस जो निकलता है पुरुष ग्रंथि से, और सेमेनल वेसिकल जो होती है वो भी जो यूरिनरी ब्लैडर होती है उसके साइड में होता है। तो सेमेनल वेसिकल और वास डिफरेंस उसका ज्वाइन होके वो प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करते हैं। तो रुशन ग्रंथि भी उससे संबंधित होती है, और गुदा ये गुदास्थि विवर में आश्रित, और गुदा तो उसके इंफीरियर पार्ट में रहती है, लेकिन नियर टू दिस ऑर्गन्स नियर ही रहती है बैक साइड में। तो गुदा ये गुदास्थि विवर में आश्रित तथा परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं।
तो इस पूरे जो प्रदेश होता है उसको गुदास्ती कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो इलियम, इस्चिनियम और प्यूबिक इस बोन से हिप जॉइंट क्रिएट होता है, उसको गुदास्ती कहते हैं। गुदस्थान पे होता है इसीलिए गुदास्ती कहते हैं। और जब दोनों साइड के हिप बोन एक दूसरे को प्यूबिस पे कनेक्ट होते हैं, प्यूबिस एम्फाइसिस क्रिएट होता है, उसमें एक प्रकार का व्यूअर तैयार होता है, होल क्रिएट होता है, और उस होल में ये सभी के सभी ऑर्गन स्थित रहते हैं। बस्ती का दूसरा नाम मूत्राशय, क्योंकि वहां पे मूत्र का संचय होता है, तथा इसी को किट्ट रूपी मूत्र का आशय होने से मलाधार भी कहते हैं। उसको मलाधार ये भी नाम दिया गया है क्योंकि वहां पे किट्ट का आश्रय होता है। यह प्राणों का आयतन तथा श्रेष्ठ है। जो प्राणायतन कहा गया है, मुख्य आयतन का जो वर्णन हमें चरकोश संहिता में मिलता है, उसमें इसको स्थान मिला है क्योंकि महत्वपूर्ण अवयव होता है और उसको उत्तमांगीय कहा गया है, इसीलिए कहा है कि श्रेष्ठ अवयव होता है। ओके, ऑब्वियसली ये सद्य प्राण हर मर्म है और एक महत्वपूर्ण अवयव है, इसीलिए उसको उत्तम अंग ऐसा कहा गया है। ओके, तो इस प्रकार का वर्णन हमें चरक सुश्रुत संहिता के 18, 19 तथा 20वें श्लोक में मिलता है। इसका कार्य मुख्यतः होता है मूत्र संचय करना, और बस्ती पर नियंत्रित करने वाला दोष जो होता है वो होता है अपान वायु। इसके बाद हम देखेंगे मेंढर का शॉर्टली डिस्क्रिप्शन। यह मूत्र वस्तु इसका मूल स्थान है और इसको कर्मेंद्रिय भी कहते हैं। जो पंच कर्मेंद्रिय का वर्णन किया गया है उसमें मेढ्र आता है। मेढ्र की कार्य, तो उसके जो मुख्य कार्य होते हैं, एक तो कार्य होता है मूत्र का निष्क्रमण करना, दूसरा कार्य होगा उसका शुक्र का निष्क्रमण करना। अब शुक्र और मूत्र इस दोनों का एक साथ निष्क्रमण हो रहा है, इसका मतलब ये मेल जेनेडेले का ही वर्णन यहाँ पे किया गया है। The specific things differentiate the male and female genitalia, that can be explanation we can here see। पुरुषों में मेढ्र यह एक ही अवयव मूत्र व शुक्र का निष्क्रमण का कार्य करते हैं, परंतु स्त्री शरीर में मूत्र निष्क्रमण तथा शुक्र प्रवेश हेतु योनि द्वारा यह दो स्वतंत्र मार्ग होते हैं। ओके, तो ये वर्णन यहाँ पे कहा गया है कि मूत्र और शुक्र का निष्क्रमण उरेद्र से जो होता है मेल में, उसका ट्रैक जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन फीमेल में यूरिन को एक्सक्रीट करने वाला पार्ट और उसके बाद जो शुक्र के प्रवेश के लिए योनि द्वार होता है, ये दोनों भी अलग अलग मार्ग होते हैं। भले इसका स्थान पास में होता है लेकिन ये दोनों भी अलग अलग मार्ग स्त्री में देखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम मूत्र का पांचभौतिकत्व। मूत्र में पांचभौतिक संगठन क्या होता है, तो श्लोक है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/8, भानुमति टीका का श्लोक है। भानुमति टीका सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। मूत्र जल अनलात्मकम, यानी मूत्र में जल तथा तेज महाभूत का आधिक्य होता है और वो ये होने के कारण शरीर के जल व उष्णता का नियमन मूत्र के द्वारा होता है। तो अगर हम वेदर के अनुसार देखेंगे तो गर्मी के मौसम में ज्यादा उष्मा होती है, उसकी वजह से ज्यादा पसीना आता है, तो मूत्र की निर्मित जो होती है कम होती है। अब वाटर इनटेक उतना ही रहेगा और शीत ऋतु रहेगा, तो शीत ऋतु में क्या हो जाता है, इसमें बॉडी के पोर्स स्किन के ऊपर की क्लोज हो जाते हैं ठंडी से संरक्षण के लिए, और पसीने की मात्रा भी कम रहती है, तो उस वक्त मूत्र की उत्पत्ति ज्यादा होती है। अगर जल का प्रमाण ही कम रहेगा तो मूत्र का प्रमाण कम रहेगा, ज्यादा रहेगा तो मूत्र का प्रमाण भी ज्यादा रहेगा। तो
उसके ऊपर डिपेंड होती है थर्स्ट। अगर आपको जल की आवश्यकता है तो प्यास लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो मूत्र क्या करता है, शरीर के अंतर्गत जल का स्तर तथा जो ऊष्मा होता है इसका रेगुलेशन करता है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं मूत्र के गुण। मूत्र के गुण होते हैं लघु, तीक्ष्ण, उष्ण तथा द्रव। यहाँ पे मूत्र के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। लघु इसलिए क्योंकि शरीर से ये बाहर निकलने वाला होता है और उसके कारण शरीर को लाघवता प्राप्त होती है। तीक्ष्ण इसलिए क्योंकि उसके अंतर्गत ऊष्मा है, अग्नि है, इसीलिए तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है। और लिक्विड रूप में तो वो रहता है आप महाभूत के कारण। तो मूत्र का जो रस होता है, मूत्र का रस कहा गया है लवण। अब इसका लवण रस इसलिए कहा गया है क्योंकि मूत्र में जो निष्क्रमित होता है उसमें क्षार होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इस प्रकार के क्षारों का ज्यादा मात्रा में अगर शरीर में होते हैं, ओके, तो ये मिनरल्स बॉडी के यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं, इसीलिए उसका जो रस कहा गया है वो लवण कहा गया है। उसके बाद उसका जो वर्ण कहा गया है वो अल्पपीत कहा गया है। तो दैट इज द मेन फीचर्स इट इज related to examination. This is the pathological condition. If the color is changed urine, it means something pathology create inside the body. उसका नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है वो अल्पपीत कहा गया है। जो अष्टविध परीक्षा का वर्णन मिलता है योग रत्नाकर के अनुसार, नाड़ी मलमूत्र जीवास्पर्श ध्रुवाकृति स्थानोष्ट परिच्छेद, ऐसा जो वर्णन योग रत्नाकर के द्वारा मिलता है उसमें मूत्र का भी वर्णन किया गया है। और इसके कलर के द्वारा हमें ये नॉर्मल हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में वाटर का इनटेक प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो लेना है, अगर ज्यादा है तो उससे कोई खास दिक्कत नहीं होती है। अगर ज्यादा मात्रा में यूरिन का कलर येलोविश आता है, इसका मतलब आपका पानी का इंटेक कम है। अगर जलन होती है, पानी का इंटेक कम है। अगर उसका कलर चेंज है, इसका मतलब वह कोई ना कोई विकृति है। अगर यूरिन कलर व्हाइटिश है या अल्पपीता है, इसका मतलब शरीर में जल ग्रहण योग्य मात्रा में हो रहा है। तो हम ये पेशेंट को स्वयं ऑब्जर्व करके खुद ये देखने के लिए कह सकते हैं, और उसके बाद उसने अपने शरीर में जल की मात्रा बढ़ानी चाहिए या नहीं, इस बारे में हम उसको एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद मूत्र का गंध, उसके बारे में कहा है मूत्र गंध, कोई अलग सा वर्ड नहीं कहा गया है, उसके गंध को ही नाम दिया गया, मूत्र गंध ही कहा गया है। उसके बाद मूत्र का स्पर्श उष्ण, तो शरीर के कुष्ठ प्रदेश में से ये बाहर आता है, ओके, पैक से, तो इसीलिए उसका जो स्पर्श रहता है वो नॉर्मल एक्सटर्नल वेदर की कंपैरिजन में उष्ण पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मूत्र का प्रमाण, चरकशारी स्थान 7/15 चतवारो मूत्र, यहाँ पे सभी प्रकार के जो थिंग्स है, स्पेसिफिकली लिक्विड थिंग्स है, उसका अंजलि प्रमाण बताया गया है। तो इस श्लोक में मूत्र का जो प्रमाण कहा गया है वो 4 अंजलि बताया गया है। लेकिन एक नोट भी उससे संबंधित हमें देखनी पड़ेगी कि ठंडा हवामान यानी विंटर सीजन, वो ज्यादा मात्रा में जल ग्रहण होने पे मूत्र का प्रमाण बढ़ता है, और कम जल ग्रहण करने वो उष्ण हवामान के कारण मूत्र का प्रमाण कम होता है। तो भले ही उसका प्रमाण चतवार अंजलि यानी 4 अंजलि कहा गया है, लेकिन जिस प्रकार का वेदर का कंडीशन होगा, जिस प्रकार की आपकी वाटर की इनटेक होगी, उसके अनुसार आपके शरीर के मूत्र का प्रमाण रहेगा। इसीलिए जो जल के बारे में कहा जाता है
भरपूर मात्रा में जल लेना चाहिए, ये गलत है। जल उतना ही लेना चाहिए जितना आपके बॉडी को जरूरत हो। ज्यादा मात्रा में जल लिया जाएगा तो उसकी वजह से शरीर की अग्नि विकृत होगी, और कम मात्रा में लिया जाएगा तो शरीर का मल मूत्र वो विकृत होगा। तो इसीलिए उसका जो प्रमाण चाहिए वो वेदर, फिजियोलॉजी, कंडीशन, इसके अनुसार ही व्यक्ति ने लेना चाहिए। 4 या 5 गिलास लेना ही चाहिए। इस प्रकार का वर्णन जो बताया गया है वो गलत होता है। पर्सन टू पर्सन वाटर की लेवल, वाटर की का परसेंटेज वेरी होता है। उसके बाद हम मूत्र व का प्रमाण, वो प्रकृति, इसका क्या संबंध है वो देखते हैं। तो पित्त दोष के उष्ण व द्रव गुण के आधिक्य के कारण पित्त प्रधान प्रकृति के व्यक्ति में प्रभुत जलपान तथा प्रभुत मूत्र प्रवृत्ति होती है। अब पित्त प्रकृति के व्यक्ति का शरीर कुछ उष्ण होता है नॉर्मली। क्यों होता है? क्योंकि उनकी शरीर की जो अग्नि जो होती है वो ज्यादा तीव्र होती है, इसीलिए उन्हें ज्यादा मात्रा में भूख लगती है और प्यास लगती है, और जैसे भी वो ग्रहण करते हैं उसका पाचन भी जल्दी से हो जाता है। तो जिस प्रकार से आहार का पाचन होता है उसी प्रकार जल का भी पाचन होता है। इसीलिए भले ही उसको थ्रस्ट ज्यादा लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके शरीर में मूत्र की उत्पत्ति भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर एलक्यू पूछा जाता है, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति। तो ये जो पॉइंट है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुश्रुत निदान स्थान 3/21, 22, 23। सुश्रुत निदान स्थान के तीसरे अध्याय का 21, 22 तथा 23वां श्लोक। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक इससे संबंधित जो इंसिडेंट है वो बताना चाहूंगा। ये जो पॉइंट है इसमें इस चीज का वर्णन है कि मूत्र की जो उत्पत्ति होती है वो पक्वाशय के अंतर्गत होती है, जबकि मॉडर्न साइंस का कहना है मूत्र की उत्पत्ति जो होती है वो किडनी के अंदर होती है। इस श्लोक से ये बात क्लियर हो जाएगी कि मूत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से पक्वाशय में होती है। मेरे जो पर गुरु है, यानी मेरे गुरु जो मेरे पीजी के गाइड थे अभिजीत चिटनिस, उनके गुरु यज्ञ जोशी, उनके साथ घटित ये किस्सा है। एक मॉडर्न की कॉन्फ्रेंस थी जिस कॉन्फ्रेंस में उनको कहा गया, काफी बड़ा नाम है यज्ञ जोशी, महाराष्ट्र के जो लिसनर्स हैं उन्होंने तो ये नाम सुना ही होगा। उनकी काफी सारी बुक्स है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जो किसी और कॉन्फ्रेंस में घटित हुआ इंसिडेंट है बताया गया था कि मॉडर्न के लोग भी आयुर्वेद पढ़ते हैं और उनको ये पता है कि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि पक्वाशय में यानी कोलोन में फॉर्मेशन होता है यूरिन का, और वो उसी बातों को इनके साथ डिस्कस कर रहे थे कि योर एनाटॉमी इज रॉन्ग, किस प्रकार से यूरिन इसमें बनती है, कोलोन में बनती है, जबकि उसके लिए स्पेसिफिक किडनी ऑर्गन होता है और वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब है रेनल फंक्शन में। तो ये आपका गलत है। तो तब सर ने उनको बताया कि हमारी एनाटॉमी गलत नहीं है, आपकी फिजियोलॉजी गलत है, और उसको उन्होंने इस श्लोक के द्वारा सिद्ध करके दिखाया। हम ये श्लोक देखते हैं तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। पक्वाशय गतस्त्र नाड्यो मूत्रवाहस्तुया तर्पयन्ति सदा मूत्रं सरितः सागरं यथा सूक्ष्मत्वो उपलभ्यन्ते मुखन्यासं सहस्रशतः नाडीभिरूपनिस्य मूत्रस्य आमाशयान्तरात् जागृतः स्वपतश्चैव निस्सन्देन पूरयन्ते आमुखसलिले न्यस्त पार्श्वभ्य पूरते नवः घटो यथा तथा
विद्धम बस्ति मूत्रेण पूरयते। ये श्लोक कुछ तरीके से गुण और बहुत मात्रा में अलंकारित है। इसमें कहा गया है कि पक्वाशय में स्थित जो मूत्रवाहक नाड़ियां है वे सदा बस्ती को मूत्र द्वारा तर्पित करती रहती है, जैसे नदियां अपने जल से समुद्र को तर्पित करती रहती है, यानी पूर्ण करती रहती है। जिस प्रकार से सागर का पानी कभी कम या ज्यादा ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत अथाह होता है। और दूसरी बात, नदियों द्वारा उसका तर्पण करते रहना, निरंतर करते रहना, ये होता है। उसी प्रकार से जो बस्ती होती है वो बस्ती को निरंतरित मूत्र के द्वारा तर्पित किया जाता है। किस नाड़ियों से तर्पित किया जाता है? पक्वाशय में स्थित जो मूत्रवाहक नाड़ी है, ओके, उसके द्वारा बस्ती को तर्पित किया जाता है। अब उस नाड़ियों का वर्णन आगे में मिलता है। आमाशय एवं पक्वाशय के भीतर भाग में नाड़ियों के द्वारा लाए गए मूत्र के क्षरण निश्चंद से जागते हुए तथा सोते हुए मनुष्य की बस्ती पूरी होती रहती है। जिस प्रकार मुख पर्यंत पानी का घड़ा हुआ वो नूतन मिट्टी का घड़ा अपने आसपास के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा रिस रिस कर जल से भर जाता है, उसी तरह बस्ती अपने चारों ओर बनी हुए सूक्ष्म छिद्रों द्वारा मूत्र से भरती रहती है। तो ये था उनका अलंकारिक वर्णन। उनका कहना है कि अगर हमने नूतन यानी नया मट्टी का घड़ा लिया जिसमें वाटर का कोई लेश भी नहीं है, सिंगल ड्रॉप भी नहीं है, लेकिन उसको अगर हमने सीधा पानी के अंदर इस प्रकार से डुबाया कि उसको मुख पानी में नहीं गया है, इसका मतलब उसके मुख से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन घड़ा पूरा पानी में डूबा हुआ है, तो उसकी जो पोर्स होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर ज्यादा समय तक घड़े को इसी प्रकार से हम अगर रखेंगे तो रिस रिस कर पूरा घड़ा भर जाएगा। ये जिस प्रकार से हमें प्रैक्टिकल में दिखाई देता है इस व्यवहारिक एग्जाम्पल में, उसी प्रकार की पैथिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन इनसाइड अवर बॉडी में होती है, जो हजारों प्रकार की नाड़ियां होती है उसके द्वारा जो बस्ती होती है उसका पूर्ण होता है। अभी हजारों प्रकार की नाड़ियां कौन सी होती है, क्या होती है, ये हम देखते हैं। जो आमाशय है और पक्वाशय है उसमें वेलाइज होती है, जिससे एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड होता है। ओके, तो डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो शक्कर ले जाता है, उस फॉर्मेशन के लिए धातु निर्मित के लिए जाता है, लीवर वगैरह ऑर्गन में जाता है। जब वो पक्वाशय की तरफ आता है, कुछ मात्रा में आमाशय कुछ मात्रा में पक्वाशय आता है, वहां पे स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि वहां पे मल का विभाजन होता है, जो अच्छा भाग होता है जिससे मूत्र बनता है। तो जो भी पार्ट है वहां से सक कर लिया जाता है, वो एक्चुअल में मल भाग होता है, मूत्र भाग ही होता है। और वहां के जो वेसल्स, उस वेसल्स के द्वारा वो किडनी में जाता है और किडनी के द्वारा यूरेटर से ब्लैडर में आता है। तो किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है। किडनी का मुख्य फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे मल बन चुका है, क्योंकि जो सार भाग शरीर को लेना था वो उसने ले लिया। उसके बाद जो मल भाग बचा है उसके अंतर्गत का भी जो वो सॉलिड पार्ट है वो भी उन्होंने हॉस्ट्रेशन की प्रोसेस से ले लिया। जो बच्चा है वो किसी काम का नहीं है, वो मल रूप है, लेकिन लिक्विड पार्ट है, दैट इज द यूरिन जो बन चुकी है। लेकिन उसको वाया किडनी से यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में लाया जाता है, क्योंकि कुछ मात्रा में जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ मात्रा और स्पेसिफिकली मिनरल्स का,
वो वहां पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं बस। बाकी जो कंटेंट रहता है वो तो पहले से ही ले लिया गया है। ओके, तो उसके बाद हजारों नाड़ियों, इसका मतलब नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी जो रहता है वो भी फाइन होता है, तो उसमें भी उसका वर्णन आ सकता है। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो ब्लैडर में आ जाता है, और उसके बाद यूरिन से निकल जाता है। तो इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि मल तो पहले से ही बना हुआ था। जब एब्जॉर्प्शन हुआ है पक्वाशय से तभी मल बना हुआ था, लेकिन वो ब्लैडर में आने से पहले वाया किडनी आता है। ओके, फॉर्मेशन हो गया है, और उसके बाद वहां से वो जब आता है तो कुछ मात्रा में वहां पे वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन बस होता है। अगर प्रैक्टिकल में एग्जांपल देखिए, अगर किसी कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ओके, रॉन्ग ज्यादा मात्रा में बन रहा है, और उसके बाद अगर किसी जगह पे उस माल को पैक किया जाता है, लेबलिंग किया जाता है और मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है, तो लेबल करने वाली कंपनी या पैक करने वाली कंपनी का नाम नहीं होता है। जो मेन मार्केट में माल जहाँ पे बनता है उसी कंपनी का उसको नाम दिया जाता है। तो उसी प्रकार से बनता तो बकवाशय में ही है, लेकिन वाया किडनी वो ब्लैडर में आता है। इसीलिए उसका फॉर्मेशन जो होता है वो तो वही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मात्रा में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए ऐसा नहीं कह सकती किडनी में उसका फॉर्मेशन होता है। Therefore, not kidney is not a formation of urine. Kidney is the organ of filtration of the blood. Formation of the urine at the side of colon, and that can come inside the bladder via kidneys. Therefore, also use the thousands of nadis. That word are coming here. For that word we can say it and explain it. This type of formation of urine according to Ayurveda, and this श्लोक कैन एक्सप्लेन इट। तो इस प्रकार से सर ने इस चीज को कहा था और सिद्ध किया था कि जो मूत्र बनता है वो पक्वाशय में बनता है, ना कि किडनी में। अब हम देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार मूत्र उत्पत्ति के वैशिष्ट। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में होती है, जो भी हमने देखी। उसके बाद पक्वाशय में अन्न पचन प्रक्रिया पूर्ण होकर अन्न न पाचित भाग से मूत्र का निर्माण होता है। तो पक्वाशय के अंतर्गत अन्न पचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ओके, कटु विभाग वहां पे हो जाता है, प्रक्रिया पूर्ण होने होकर अन्न के न पाचित भाग से, मतलब उसके बाद जो बचा है वो तो गिट्टा बचा है, ओके, जो पच नहीं सकता उस भाग से गिट्ट का विभाजन होता है। सॉलिड बनेगा फीसस और लिक्विड बनेगा मूत्र। इस प्रकार से मूत्र की उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया है। तो ये था वर्णन। तो ये वर्णन उस श्लोक के साथ आपको लिखने के लिए आ सकता है, जब कहा जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसमें ये श्लोक ये वर्णन आएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मूत्र के अंतर्गत उसकी व्युत्पत्ति क्या है, उसकी निवृत्ति क्या है, उसके पर्याय क्या है, उसके स्त्रोतस के अंतर्गत उसका उत्पत्ति स्थान यानी पुरुष धरा कला, उसके बाद चरक और सुश्रुत संहिता के अनुसार उसके उत्पत्ति स्थान, उसमें आने वाले बस्ती और मेंढर का हमने वर्णन देखा, उसका पांचभौतिक संगठन, उसके गुण रस वर्ण गंध स्पर्श प्रमाण, प्रकृति पित्त प्रकृति का क्या परिणाम होता है, और आयुर्वेद के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, यह वर्णन हमने देखा। इसके बाद का जो पॉइंट्स है मूत्र उत्पत्ति की तालिका, ये कार्य और उसकी विकृति, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।